हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम शीत युद्ध के अंत और सोवियत संघ और अमेरिकी संबंधों का विवेचन करेंगे। जैसा कि हमने पहले के अध्याय में देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो गुटों में विभाजित थी, जहां पर अमेरिका और रूस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और दोनों महाशक्तियों के आपसी संबंधों को शीत युद्ध के रूप में संबोधित किया जाने लगा था। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसे उष्ण संधि के रूप में जाना जाता है। ऐसी स्थिति में न तो पूर्ण रूप से शांति रहती है और न ही युद्ध होता है, बल्कि शांति एवं युद्ध के बीच की एक असमंजस, अस्थिर जैसी स्थिति बनी रहती है, जिससे दोनों पक्ष परस्पर शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध कायम रखते हुए भी शत्रुता का भाव रखते हैं। हम शीत युद्ध को पूरे 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला शीत युद्ध, जो कि 1946 से 1962 में चला और ये तब अपने चरम पे था। इसके बाद आता है द्वितांत, अर्थात शीत युद्ध में शिथिलता होना, जो कि 1963 से 1979 के बीच चला। फिर बात करते हैं द्वितीय शीत युद्ध की, जिसे कि हम एक नया शीत युद्ध भी कह सकते हैं, जो कि 1979 से 1984 तक चला। और लास्ट हम कह सकते हैं शीत युद्ध का अंत, जो कि 1985 से 1991 तक चला। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से समझौते थे, ऐसी कौन कौन सी राजनीतिक घटनाएं थी, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से शीत युद्ध का अंत हुआ। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले जेनेवा वार्ता की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1985 से 1991 की कालावधि शीत युद्ध के अंत के रूप में जानी जाती है और ये सोवियत संघ और अमेरिकी संबंधों में ऐतिहासिक सीमा चिन्ह भी मानी जाती है। दूसरे शीत युद्ध काल में दोनों ही देश हथियारों के अनुसंधान और उत्पादन में लगे रहे और दोनों ये महसूस भी करते रहे कि जो वो परमाणु शस्त्रों के बारे में कोई ना कोई ऐसा समझौता होना चाहिए जिससे कि दोनों ही अपने रक्षा उत्पादन और जो नए नए परमाणु शस्त्रों की खोज है उसमें जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है वो इसको रोक सके। तो इसमें सबसे पहला जो बड़ा कदम था वो जेनेवा वार्ता था, जो कि नवंबर 1985 में जेनेवा में हुआ, जिसमें रीगन और गोर्बाचोव मिले। यह 2 दिन तक चला, 19 से 20 नवंबर 1985 में, और दोनों ही नेताओं के बीच निजी और गोपनीय बातें हुई। दोनों महाशक्तियों के बीच 6 साल बाद बातचीत हुई थी और उसमें जो कुछ मुद्दे थे जिस पर दोनों सहमत हुए, जैसे परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए, हथियारों की होड़ पर काबू पाने के लिए दोनों पक्ष वार्ता को तेजी से आगे बढ़ाएं, दोनों पक्ष 1968 की परमाणु अप्रसार संधि की पुनः पुष्टि करें और यह प्रयास करें कि अधिक से अधिक देश उस पर हस्ताक्षर करें। इसी प्रकार से रासायनिक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध हो, बल प्रयोग को वर्जित घोषित किया जाए। ऐसे बहुत सारे समझौते जिन पर कि दोनों देश सहमत थे हुए। इसी प्रकार रीगन और गोर्बाचोव शिखर वार्ता 11 से 12 अक्टूबर 1986 में हुई। इस वार्ता में स्टार वार्स पर रीगन के अड़े रहने से शिखर वार्ता विफल हो गई, क्योंकि रिकजोविक से रवाना होने के पूर्व रीगन ने कहा था कि स्टार वार्स कार्यक्रम को प्रायोगिक शोध एवं परीक्षण तक सीमित रखने का सोवियत प्रस्ताव उन्हें मान्य नहीं है, जबकि गोर्बाचोव ने कहा कि यदि वे सोवियत संघ को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आणविक अस्त्रों से वंचित कर अमेरिका को अंतरिक्ष में हथियार तैनात करने की छूट दे देते हैं तो वो पागल ही करेंगे। तो इस प्रकार गोर्बाचोव ने कहा कि अमेरिका को विश्वास है कि वह स्टार वार्स के जरिए सोवियत संघ पर सैनिक श्रेष्ठता प्राप्त करने के कगार पर है। अतः रीगन ने उन समझौतों को मानने से इनकार कर दिया जिन पर पूर्ण सहमति हो चुकी थी। इसी बीच एक समझौता और हुआ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सितंबर 1987 में, जहां दोनों एक दूसरे देश को अपनी सैनिक गतिविधियों के बारे में बताने के लिए सहमत हुए।
बात करते हैं हम सोवियत संघ अमेरिका शिखर वार्ता तथा INF संधि पर हस्ताक्षर की, जिस पर दोनों नेताओं ने 9 दिसंबर 1987 को ऐतिहासिक संधि पर समझौता किया। इसे INF संधि कहा जाता है। इस संधि के अनुसार ये महाशक्तियों के संबंध में रचनात्मक सुधार का प्रतीक है। ये दोनों महाशक्तियों के युद्ध को रोकने का दृढ़ संकल्प है। यह निशस्त्रीकरण की ओर पहला कदम है और जिसमें कि नष्ट किए जाने वाले परमाणु प्रक्षेपास्त्रों की मात्रा कुल अस्त्रों के 4 से 8% है। इससे निशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट को दूर किया गया। तो इस प्रकार से दोनों नेताओं में अन्य विषयों पर भी वार्ता हुई। नेक्स्ट वार्ता जो कि रीगन और गोर्बाचेव के मध्य हुई, जिसे कि हम शिखर वार्ता के नाम से भी जानते हैं, वह 1 जून 1988 को हुई। इस वार्ता के रीगन और गोर्बाचेव के बीच 4 दौर चले। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भूमिगत परमाणु विस्फोटों पर पाबंदी की साझा जांच से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सोवियत सांस्कृतिक मंत्री जखारोव और अमेरिकी सूचना एजेंसी के निदेशक श्री विक ने 1989 और 91 के लिए आपसी सहयोग और विनिमय संबंधी भी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए और दोनों के मध्य सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने हेतु भी कार्यवाही के लिए वो सहमत हुए। शीत युद्ध के अंत होने में एक और घटना मील का पत्थर साबित हुई। वो थी पश्चिमी जर्मनी के चांसलर की मॉस्को यात्रा। जब 24 से 27 अक्टूबर 1988 को पश्चिम जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल ने मॉस्को की यात्रा की, जिससे ये प्रकट हुआ कि पश्चिमी यूरोप के देश सोवियत संघ और गोर्बाचेव से अपना संबंध स्थापित करने को एक प्रकार की गौरव की भावना से देखते हैं। पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ की सरकारों के मध्य 6 समझौते हुए और 30 व्यावसायिक ठेके दिए गए। पश्चिमी जर्मनी की तकनीकी प्रतिभा व साधन सोवियत संघ की आर्थिक पेरेस्ट्रोइका की सफलता के लिए क्रियाशील हो सकते थे। बात करते हैं हम जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में गोर्बाचेव ने घोषणा की 8 दिसंबर 1988 को यूएनओ जैसी विश्व संस्था के मंच से गोर्बाचेव ने घोषणा की कि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशों से 5 लाख सैनिक हटा लेगा और परंपरागत हथियारों में काफ़ी कटौती कर देगा। राष्ट्रपति रीगन ने गोर्बाचेव की उक्त घोषणा का स्वागत किया, क्योंकि रीगन ने ही सोवियत संघ को कभी दुष्ट साम्राज्य कहा था। गोर्बाचेव की नीतियों ने अमेरिकियों को अपनी राय बदलने के लिए विवश कर दिया था। नेक्स्ट, बुश गोर्बाचेव शिखर वार्ता दिसंबर 1989। 2 और 3 दिसंबर को भूमध्य सागर में अमेरिकी व सोवियत युद्धपोतों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और गोर्बाचेव के बीच शिखर वार्ता संपन्न हुई। राष्ट्रपति बुश ने जून में गोर्बाचेव को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। बुश ने सुझाव भी दिया कि अमेरिका व सोवियत संघ सन 2004 में ओलंपिक खेल बर्लिन में कराने के लिए एक अपील भी जारी करेंगे। इसी प्रकार से सोवियत संघ व यूरोपीय आर्थिक समुदाय में भी समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों के मध्य 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हुए समझौते के तहत सोवियत संघ व समुदाय के देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं में व्यापार बढ़ाने को सहमति दी गई। इसी प्रकार से बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना भी शीत युद्ध को समाप्त करने का एक कारण बना, जिसमें 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को 2 भागों में बांटने वाली दीवार को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे पूर्वी जर्मनी के लोग बिना किसी रोक-टोक के पश्चिमी जर्मनी में जाने लगे। इस घटना का सोवियत संघ की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं किया गया। ठीक इसी प्रकार 1 जुलाई 1990 को दोनों जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल ने सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव से भेंट की। बाद में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोवियत राष्ट्रपति ने कहा कि जर्मनी का एकीकरण निश्चित है। इसी प्रकार
नाटो द्वारा शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा 5 और 6 जुलाई 1990 को लंदन में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में की। उन्होंने कहा कि नाटो वार्सा पैक्ट देशों के बीच शीत युद्ध अब समाप्त हो चुका है। सोवियत संघ की आकांक्षाओं को दूर करने के लिए नाटो घोषणा में कहा गया कि जर्मनी से सैनिकों की तादाद कम कर दी जाएगी। जैसे जैसे सोवियत संघ पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाएगा, नाटो भी पश्चिमी जर्मनी से परमाणु प्रक्षेपास्त्र हटा लेगा। इसी प्रकार जर्मन व सोवियत संघ के बीच मैत्री संबंधी भी इसमें एक मील का पत्थर साबित हुई। बात करते हैं हम वार्सा व नाटो में ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए और ये कहा गया कि दोनों देशों के जो सैनिक गुट हैं उनकी एक सैनिकों की संख्या निर्धारित नहीं की गई, लेकिन परंपरागत शस्त्रों की अधिकतम संख्या प्रत्येक के लिए इस प्रकार नियत की गई, जैसे टैंक 20,000, आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स 30,000, आर्टिलरी पीसेस 20,000, लड़ाकू विमान 6,800 और लड़ाकू हेलीकॉप्टर 2,000। संधि में अब जांच पड़ताल की भी व्यापक व्यवस्था की गई ताकि कोई भी पक्ष इसका उल्लंघन न कर सके। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हुई, वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया, जिसको कि 9 मई 1955 में निर्मित किया गया था। इस संगठन के द्वारा सोवियत संघ पूर्वी यूरोपीय देशों में एक शत्रु प्रभाव क्षेत्र कायम कर सका था। वार्सा संधि के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत एक संयुक्त सैनिक कप्तान बनाई गई, जिसका मुख्यालय मॉस्को में था। शीत युद्ध की समाप्ति के माहौल में 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। अफगान समझौता। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप 1979 ने दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत की थी। अफगान समस्या के समाधान के प्रयासों के अंतर्गत ही अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ ने 1 जनवरी 1992 से इस देश को सैन्य सामग्रियों की आपूर्ति पूर्णतः बंद कर दी गई। पहली बार किसी साम्यवादी शक्ति ने किसी दूसरे देश में पांव जमाने के बाद वहां से पांव उठाए थे। यही कारण है कि 12 सितंबर 1991 को मॉस्को में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में इस आशय का समझौता हुआ था। और अगर हम लास्ट बात करें तो किम दे जंग की प्योंगयांग यात्रा जो कि 13 जून 2000 को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति किम दे जंग 180 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे थे। इससे साबित होने लगा कि पूर्वी प्रायद्वीप से भी शीत युद्ध के अवशेष जीवाणु नष्ट होते नजर आए। इस यात्रा ने कोरिया के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दोनों देशों को सौहार्द, सहयोग एवं पुनः एकीकरण की ओर अग्रसर किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बहुत सारे कारण थे, जिनमें से मुख्य कारण था मिखाइल गोर्बाचेव का व्यक्तित्व और उसकी नीतियाँ, सोवियत संघ की अपनी आर्थिक मजबूरियाँ, क्योंकि सोवियत संघ आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, और अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रतिस्पर्धा और शस्त्र निर्माण पर बेतहाशा खर्च के कारण उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, लड़खड़ाने लगी थी। वो अब उसमें सामर्थ्य नहीं था कि वो पश्चिमी देशों से शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा कर सके। इसी प्रकार से 1990-91 में सोवियत संघ में भयंकर उथल पुथल मची और 9 अगस्त 1991 को तख्ता पलट कर दिया गया। और इस प्रकार से साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था जो कि समाप्त होने लगी, और शीत युद्ध एक वैचारिक जो संघर्ष था। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों ने विकास का कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया था, जिसकी विशेषता थी एक सर्वाधिकारवादी दल और केंद्रीकृत आदेशित अर्थव्यवस्था। किंतु 1989 और 90 के वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों में स्वतंत्र निर्वाचन वाली बहुदलीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ बाजार अर्थव्यवस्था अपना ली गई। 90 में सोवियत संघ में भी साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मुक्त बाजार व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया। तो अब पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के मध्य कोई अंतर नहीं रह गया था, और इसने शीत युद्ध की समाप्ति पर अपना बल या प्रभाव डाला। धन्यवाद।